Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 8 from the 8th class science NCERT book and the topic of this chapter is nucleus. हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्मा क्या होता है भी। अब आता है जो बेसिक कंपोनेंट हैं हमारे सेल के, वो दो हमने पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है भी। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग होता है, कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का भी। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। कहता है यह जनरली क्या होता है, आमतौर पे स्पेरिकल शेप में मिलता है भाई। लेकिन जो और हमारी इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है भाई। इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और इसको हम आसानी से देख सकते हैं, किसकी हेल्प से भाई, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहता है कि न्यूक्लियस को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है साइटोप्लाज्मा से। किसके थ्रू भी, एक मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा था कि जो साइटोप्लाज्मा है, हमने क्या किया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सेल के जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर प्लांट्स के अंदर एक और बाउंड्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। वो भी क्या प्रोटेक्ट करती है, इसकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसी तरह न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एरिया बना होता है, जो सर्कल सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि वो उससे जो इसके चारों तरफ जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है, उससे अलग करने के लिए इसको एक बाउंड्री शो की गई है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है भी। फिर कहता है इज आल्सो दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस। भाई सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी क्या होती है कि उसके अंदर कौन सा पार्टिकल बाहर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये डिफाइन करने के लिए उसके अंदर भी क्या थे, हमारी सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर आता है जाता है, उसके लिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यानी कि सेमी परमिएबल बोला गया था उसको। तो इसी तरह से न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी किसका काम करती है, सेमी परमिएबल का काम करती है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसके थ्रू बाहर जाएगा, इसके पोरस के थ्रू बाहर जाएगा, और कौन सा जो मटेरियल है वो अंदर आएगा, ये हमारा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करता है भाई। यानी कि कौन सा ऑर्गेनल जो है साइटोप्लाज्मा से बाहर जाएगा और कौन सा न्यूक्लियस के अंदर आएगा भाई, ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल की तरह काम करता है भी हमारा। फिर कहता है विद द माइक्रोस्कोप्स ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। अब कहता है कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं किसको भाई, जो एक न्यूक्लियस हमारा तो है ही, उसके अंदर भी एक छोटी सी, यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक छोटी सी बॉडी होती है, उसको हम देख सकते हैं, जिसको इसने क्या बोला है, न्यूक्लियोलस बोला है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर उसका साइज जो छोटा होता है, न्यूक्लियस से भी वो उसके अंदर पाया जाता है भाई। और वो किस शेप का है, वो भी हमारा स्फेरिकल शेप का है भी। ठीक है, तो कहता है न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी और होती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन वो माइक्रोस्कोप हाई रिजॉल्विंग पावर का होना चाहिए भी। अगर माइक्रोस्कोप हमारा हाई रिजॉल्विंग पावर का है तो ही हम उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उस छोटी सी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब कहता है न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी संरचना होती है, उस कॉल्ड क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई, ये हमारे
जीन्स के बारे में बताते हैं। दीज कैरीज जीन्स, जो कि जीन्स को कैरी करते हैं, लेते हैं भी। एंड द हेल्प ऑफ इनहेरिटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होता है बेटा बोर्न बच्चा, यानी कि जो पैदा हुआ है वो बच्चा, बोर्न बेबी। ठीक है, तो क्या है, क्रोमोसोम्स हमारे एक्स एस टाइप के होते हैं भी। ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसकी संरचना के ऊपर, यानी कि इसकी जो इस जीन्स का मतलब होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर डीएनए का सीक्वेंस होता है। क्रोमोसोम्स तो हमारे थ्रेड लाइक बता दी भी, धागे जैसे होते हैं ऐसे, और जो जीन्स होते हैं वह हमारे इस टाइप के होते हैं। इनके ऊपर क्या कहता है, जो जीन्स होते हैं इसका मतलब होता है कि डीएनए का सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स इनके नाक, आँख, इनके कैरेक्टर किस तरह के होते हैं। और जीन्स से क्या करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करते हैं, इनहेरिटेट करते हैं भी। जैसे माता और पिता से उसके बच्चे में, यानी कि ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। किसके थ्रू भी, जीन्स के थ्रू। यानी कई बार हमने देखा होगा कि बच्चों की आँख, नाक, मुंह जो है वो अपनी या तो माँ से मिलती है या फिर फादर से मिलते हैं भाई। तो वो किसके थ्रू मिलते हैं भाई, वो हमारे जीन्स के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं। जब हमारी सेल डिवाइड होती है तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं भी। फिर कहता है, जीन्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। कहता है न्यूक्लियस is addition to its role in the inheritation act as controller center of the activity of the cell। कहता है जो न्यूक्लियस है हमारा वो क्या करता है, एक एडिशन रोल प्ले करता है, किसके अंदर, इनहेरिटेशन के अंदर। ठीक है, एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। वो क्या करता है, सेल को उसकी एक्टिविटी के अंदर कंट्रोल करता है भाई, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। यानी कि ये हमारी सेल है, इसके अंदर ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्मा, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है इस सेल का पूरी का जो है कंट्रोलर है। यही इसको सिग्नल देता है कि कब इसको खाना अचीव करना है, कब इसको डाइजेस्ट करना है। जो न्यूक्लियस है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है भी। द एंटर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल हैं, उनके उसको हम किससे जानते हैं भी, प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है भी। कंटेंट को, एंटायर कंटेंट को कहता है इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस। कहता है इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्मा होता है और न्यूक्लियस होता है। यदि आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्मा हमारा साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्मा जो है वो लिविंग सब्सटेंस है हमारी सेल का भी। ठीक है, अब पहेली कहती है, पहेली वांट्स टू नाउ इफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। कहती है कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर जो है प्लांट की सेल में, एनिमल की सेल में और बैक्टीरिया की सेल में, क्या तीनों सेल्स में एक जैसा होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम जीन्स के बारे में देख लेते हैं भी। जीन्स क्या कहता है, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स जो होता है वो हमारा जीन्स एक यूनिट है, जीन हमारा एक यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रजनन के लिए काम में आता है भी, जो कि कंट्रोल करता है किस चीज़ को, हेरिडिटी जो करेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने में कंट्रोल करता है भाई, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि माता पिता से उसके बच्चे तक जीन्स को लेके, यानी कि उनके डीएनए को, इनकी आँख नाक जो स्ट्रक्चर होती है उनको ले जाने का काम है, यही करता है, ट्रांसफ़र करने का काम जीन्स करते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। यानी कि जिसकी वजह से जो है जीन्स की वजह से ही हमारे जो हमारे माता पिता के गुण जो हैं वो हमारे अंदर आते हैं भी। वही है जो कि उनके गुणों को हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आईज, जी हमारे पापा की ब्राउन आई हैं,
यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज, तो हमारी भी हो सकती हैं भी ब्राउन। ये नहीं है कि कंफर्म है कि उनकी ब्राउन आइज हैं तो हमारी भी ब्राउन आइज होंगी, नहीं, पर कहता है कि ऐसा हो सकता है, अगर उनकी ब्राउन आइज हैं, भूरी आंखें हैं, तो हमारी भी हो सकती हैं। यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। यदि मान लिया हमारी माँ के कर्ली हेयर हैं तो हमारे भी कर्ली हेयर हो सकते हैं। हाउएवर द डिफरेंस कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट करेक्टर्स। कहता है कि डिफरेंट कम्बिनेशन, जीन्स के कम्बिनेशन पे ही डिपेंड होता है कि जो हमारे पेरेंट्स के करेक्टर हैं वो हमारे अंदर डिफरेंट आते हैं भी, ठीक है, अलग अलग तरह से हमारे अंदर आते हैं भी। अब देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो पहेली है वो सोच रही है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सभी के अंदर एक जैसा होता है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। उनकी बनावट जो होती है वो एक जैसी होती है तीनों सेलों में। तो कहता है द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक। कहता है जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से बना होता है भी, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक। कहता है कि जो सेल में न्यूक्लियस, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्न, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह हम उनके अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है भाई, सेल होती है, जो क्या करती है, द ऑर्गेनिज्म विच दिस काइंड ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक है, यानी कि जो सेल, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, उनके अंदर जो सेल होती हैं वो किसके रूप में होती है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में होती है। और इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियोट्स बोलते हैं भी। प्रो का मतलब होता है कि, और प्रिमिटिव, एंड कायरोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या हो गया, परमिटिव, क्रियॉन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू फंगी हो, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी हमारी, जैसे घरों में वो जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पे काई नहीं इकट्ठी हो जाती है हरे हरे रंग की, तो ग्रीन एल्गी होगी भी हमारी, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं भाई, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिलती हैं, ठीक है। द सेल लाइक ओनियन सेल, चिक सेल, यानी कि ओनियन सेल जैसे हमारे, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा अलग से डिफाइन होता है और न्यूक्लियस अलग से होता है और भाई सेल मेम्ब्रेन अलग से होती है। तो ये सारे के सारे वेल, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है भी, इनके अंदर ऑर्गेनिज्म, जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और कॉल्ड यूकैरियोट्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी को और बैक्टीरिया को छोड़कर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे हमारा यू का मतलब होता है ट्रू, क्रियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है भी। अब हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट पढ़ी हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है भाई, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस की जगह पे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल होती है और इसके अंदर हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर सेल होती है भाई। इसके एग्जांपल हमारे क्या हैं, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और दूसरा क्या है हमारा, बैक्टीरिया। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं भाई। एक मिनट, फिर इसके बाद आता है वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल। जब भी हम ओनियन सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कहता है डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर। आपको क्या वहाँ पे ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है इन द साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर, वो क्या होती है, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो बॉयंसी होती है, यानी कि वेट अपलिफ्टिंग का काम करती है। साइटोप्लाज्मा के अंदर वो क्या करती है, वेट अपलिफ्टिंग का काम करती है भी। इट इज़
इट कुड बी ए सिंगल एंड ए बिग एज इन एन ओनियन सेल। वो क्या होती है भाई, एक सिंगल होती है लेकिन बहुत ओनियन सेल के अंदर बड़ी होती हैं। चिक सेल्स हैव सिमिलर स्मॉलर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। कहता है चिक सेल के अंदर, जो हमारी चिक की सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन चिक के अंदर तो हमारी सेल वैक्यूल जो होंगे वो सेम होंगे भी, लेकिन जो हमारे एनिमल प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं भी, लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे होते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर तो उसके वैक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे भाई, स्मॉल होंगे। प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होंगे, और जो हमारे क्या है एनिमल है उनके अंदर बहुत ही छोटे वैक्यूल्स होंगे भी, साइज में वैक्यूल जो हैं वो बहुत छोटे होंगे। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो छोटे छोटे कलर्ड बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर दिखाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेंशिया लीफ, उनको ट्रांजेंशिया लीफ बोला जाता है। ठीक है, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द लीफ सेल। वो क्या होती हैं भाई, वो जो साइटोप्लाज्मा होता है हमारे उस साइटोप्लाज्मा होता पत्तियों में, उसको स्कैटर्ड करती हैं, यानी कि उनका विच्छेद करती हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड, उनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, प्लास्टिक्स का भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट कलर में होती हैं भी। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, कुछ का कलर जो होता है वो हरे रंग का होता है, वो हरे रंग को कंटेन करती हैं। यानी कि जो हमारी लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है भी। ठीक है, सम ऑफ देम, फिर कहता है ग्रीन कलर प्लास्टिक आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसको हम क्या कहते हैं, जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव, वे जो पत्तियां हैं उनको जो हरा रंग है वो प्रोवाइड करता है भाई। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप याद कर सकते हो भी, जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के रूप में, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब फूड प्रिपेयर करने में यूज़फुल होता है भी। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन करना है अभी हमने एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, जो कि हम कल करेंगे। थैंक यू।